बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज हम अपने प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में जिस यूनिक और इंटीक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है आपके छाती के यानी सीने के मसाइल। आपको सांस में रुकावट क्यों होती है, आपको नींद प्रॉपर क्यों नहीं आती, नींद के मसाइल क्यों पैदा होते हैं, फिर मौसम बदलने के साथ गर्मी हो या सर्दी हो तो आपकी चेस्ट इन्फेक्शन या इसके साथ सांस रुकने के मसाइल या दमा या अजदमा, इस जैसे जो मसाइल होते हैं, इनका इलाज कैसे मुमकिन होता है, प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इन्वेस्टिगेशन कैसे की जा सकती है। और इसके साथ साथ अगर आप स्लीप एपनिया के पेशेंट हैं यानी आपकी नींद प्रॉपर नहीं आती या आप ओवरवेट हैं, प्री डायबिटिक हैं, डायबिटिक हैं, इसके साथ इन सारी बीमारियों का क्या लिंक है और फिर होम रेमेडीज या ट्रीटमेंट या इन्वेस्टिगेशन या इलाज कैसे मुमकिन है, इन सारी चीज़ों पर, इन सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए मैंने आज अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को दावत दे रखी है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं डॉक्टर मकबूल अरशद जो कि कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। और डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आपने शॉर्ट नोटिस के ऊपर हमें टाइम दिया। वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड योर एजुकेशनल जर्नी। I started from King Edward Medical College सर and graduated in 1980. सर And उसके बाद फिर मैं अमेरिका गया, सर तो वहाँ पे मैंने इंटरनल मेडिसिन की ट्रेनिंग ली 3 साल। सर उसके बाद मैंने फेलोशिप किया वो शिकागो में इंटरनल मेडिसिन यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय के प्रोग्राम में। सर उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मिजूरी में मैंने फेलोशिप किया पल्मनरी मेडिसिन एंड क्रिटिकल केयर में। ठीक। तो उस वक्त एक एनवायरमेंटल मेडिसिन का भी कॉन्सेप्ट था, तो ये 3 सब्जेक्ट्स पे हमारी फेलोशिप थी। ठीक है। उसके बाद से मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में हूँ और यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन के मेडिकल स्कूल से भी शुरू में मेरा अच्छा खासा राब्ता रहा एंड हैड ऑनरेरी असिस्टेंट प्रोफेसर टाइटल। सो एनी हाउ, तो ये स्लीप एपनिया और ये उस वक्त 1984 में इसका। तो सर, ये शौक कैसे पैदा हुआ आपको पल्मोनोलॉजिस्ट बनने का? वो जो इंटेंसिव केयर यूनिट्स में हमारे जब हम ट्रेनिंग में थे तो अच्छे खासे लोग बीमार होते थे। ठीक है। तो जब वो वेंटिलेटर्स पे जाते थे तो जो हमारे कंसल्टेंट्स थे उनको जो वेंटिलेटर की सेटिंग्स को चेंज करना, रात को रेजिडेंट का प्रोफेसर से बात करना, कंसल्टेंट से, वो घर से भी डायरेक्शन दे देते थे। तो उससे वो सारी रात हम लोग उसको मैनेज करते थे। दैट इंट्रीग्ड मी कि ये इट्स ए फील्ड वेयर इवन आप दूर में बैठे हुए हैं तो यू कैन मेक ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ठीक है। अच्छा सर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपने स्टडी पीरियड से आप गुजरे, तो आपने डेवलप कंट्रीज और अंडर डेवलप कंट्रीज दोनों में आपने सफ़र किया और दोनों को आप देख भी रहे हैं, तो वहाँ पे और यहाँ पे जो हमारी डिजीज़ हैं इसमें किस तरह का फ़र्क है? डिजीज़ में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। कुछ बीमारियाँ, कुछ जो जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से हैं वो कुछ पॉपुलेशन सेक्शंस में ज़्यादा होते हैं। सर, जिस तरह छाती की और सांस की एक तकलीफ है उसे सिकल सेल डिजीज़ कहते हैं। सर, वो अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन में ज़्यादा है बिकॉज इससे सम जेनेटिक म्यूटेशन, जिससे जो रेड ब्लड सेल्स है ना वो नॉर्मल साइज में नहीं रहते। ठीक। फिर जो सांस की बीमारियों में जो यूरोपियन लोग हैं, नॉर्थ यूरोप के लोग हैं, उनमें एक डिजीज़ है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सर, तो वो उन लोगों में ज़्यादा है, वो भी जेनेटिक म्यूटेशन है। सर, तो ये बीमारियों में फ़र्क है। जो कुछ लाइफस्टाइल और डाइट हैबिट्स में भी फ़र्क हो। हाँ, लेकिन जो रेशियल एस्पेक्ट्स हैं ना उनमें है। जैसा हमारे यहाँ है कि हम लोगों के कोलेस्ट्रॉल की, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, हमारे यहाँ एक हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसे HDL कहते हैं, ये हमारा लेवल लो है ओवरऑल। तो हमारी पॉपुलेशन में डिस्पाइट नॉट eating unhealthy foods, we still are at risk for cardiovascular disease. Sir. तो और हमारे यहाँ पे जो बीमारियाँ जिसको वेस्ट ने बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लिया एनवायरमेंटली और पॉपुलेशन में, जैसा ट्यूबरकुलोसिस है, वो हमारे यहाँ क्योंकि एहतियात और उसको आइसोलेट करना और हमारी
सिस्टम जो हैं हेल्थ साइंसेज के, पब्लिक हेल्थ के, उसकी वीकनेस की वजह से हमारी सोसाइटी में अभी तक जब तक है ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी का कोई ख़ात्मा नहीं हुआ सर। और जिस तरह मलेरिया है, मलेरिया भी वेस्ट में नहीं है, यहाँ पे है। ठीक है। ये डेंगू है, ये भी यहाँ पे है, वहाँ पे इस किस्म की बीमारियां जो किसी वेक्टर से हैं, जैसे मच्छर से हैं, यानी हाइजीन सफाई का ख्याल नहीं है, डाइट लाइफस्टाइल और सारी चीज़ों की वजह से बीमारियां। सर अब वेस्ट में डिफरेंट बीमारियां हैं क्योंकि के अफरात है, चीज़ों की इजी फराहमी है, तो लोग ज़्यादा उसको खाना ज़्यादा खाते हैं, वजन की वजह से लोगों को बीमारियाँ। ठीक है। अच्छा सर, जैसे कि आप यहाँ पे पाकिस्तान में जब काम कर रहे होते हैं तो आपने ये देखा कि जैसे हम अगर स्लीप एपनिया की बात करें तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें या इसको लोगों को समझाएं कि व्हाट इज स्लीप एपनिया एंड हाउ डज इज अफेक्ट ऑक्सीजन एंड डिफरेंट सिचुएशन जो होती है इसकी सूरत हाल है, सैचुरेशन वगैरह, तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये बड़ा इजी है। अगर आप का जो हस्बैंड है या वाइफ है या माँ बाप हैं, आप देखें कि वो खराटे बहुत ज़ोर से लेते हैं और खराटे लेते लेते उनके एकदम उनका सांस रुक जाता, फिर थोड़ी देर बाद वो हड़बड़ा के उठते हैं, कई दफ़ा वो जंप करते हैं, फिर वो सांस लेने लग जाते हैं। ठीक। तो इस तो कई दफ़ा वो इस तरह घबराते हैं रात को उठते हुए सडनली कि वो बिस्तर से भी गिर जाते हैं या टांगे मारते हैं या फिर वो उठ के सडनली उठ के बैठ जाते हैं और घबरा से जाते हैं, फिर सोते हैं। जब रात में बार बार ये चीज़ होती है तो दैट इज़ नॉट नॉर्मल। ठीक है। ठीक है। ये घर घर की स्टोरी है। ठीक है। किसी के घर में चले जाएं, कोई बुजुर्ग इस तरह कर रहा है या और जब कुछ लोग ज़्यादा मोटापा की वजह से फिर ये जो खराटे ज़्यादा ज़ोर से आने लगते हैं, सांस बंद करने लगता है, तो ये बड़ा कॉमन फिनोमिनन है। ठीक है। यानी ये जो स्नोरिंग है, ये सोया सोया बंदा उठ जाता है, या तो सर इसका कोई लिंक ओबेसिटी के साथ भी है? हाँ जी, तो ये है कि जो सांस की नाली है ना, जो फैट है, ये डिपॉजिट हो जाता है फेरिंग्स में, जो गले में। तो जो रास्ता है वो रास्ता जो सांस लेने का वो रुकता है। ठीक है। और जब आप जो आपने देखा कि तालू है, जो आपको अगर मुंह खोलने तो आपको एक यूवला सा नजर आता है, वो जब आप सांस लेते हैं और रास्ते नैरो है तो वो फड़फड़ाता है, वो जिस तरह वो वाइब्रेट करता है तो वो सूजने लग जाता है। वो सूजता है तो फिर जो ज़ुबान का पिछला हिस्सा है और जो तालू है वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो सांस का रास्ता रुक जाता है। वो सांस का रास्ता रुकता है तो फिर वो आदमी का सांस बंद होता है, फिर वो उठता है। तो ये खराटों के साथ फिर सांस का रुकना, ये इसी का अमल है कि वो फैट की वजह से या वज़न बढ़ने की वजह से जो बैक ऑफ द माउथ रास्ता है ना, वो नैरो हो जाता है। तो इट्स ए मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है। हाँ, और ये बार बार और ये कुछ लोग समझते हैं ये नाक की वजह से है। जो नाक की वजह से, तो अगर नेज़ल सेप्टम डिफ्लेक्शन है, नाक से आप सांस नहीं ले रहे, उसका इसके साथ कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है। ये तो बेसिकली जो आपके मुंह है और उसका जो पिछला हिस्सा है गले का, उसकी नैरोनेस है। और कुछ लोगों का ये जबड़ा जो है ना, कुछ लोगों का जबड़ा वो मुकम्मल तौर पे बना नहीं होता, वो ज़रा सा पीछे को तो रिसेस हम कहते हैं। जैसे आम आदमी का जबड़ा जो है ना, ये चिन्ह है, ये जो होंठ है, इनके लेवल से ज़रा बाहर है। कुछ लोगों का आपने देखा होगा मुँह छोटा है, तो उनकी सारी फैमिली में वो एक ही तरह से वो बच्चे भी पैदा होते हैं, वो बुजुर्ग, वो सारी फैमिलीज में नैरो स्पेस है, वो सब लोग खराटे लेते हैं। ठीक है। वो कहते हैं मेरा दादा खराटे लेता है, मेरा बाप खराटे लेता है, और ये तो ख़ानदान ही खराटे लेता है, तो ये कोई बीमारी नहीं है। ये बीमारी तो नहीं है, लेकिन अगर उसके साथ सांस रुकने लग जाए और आपका वज़न बढ़ जाए तो वो फैट डिपॉजिट होने के एयरवे नैरो हो जाती है, तो फिर वो आपको ये सांस रुकने लगता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि इनकी फैमिलीज़ में कई दफ़ा सडन डेथ होती है सर, और कई लोगों को और दिल की बीमारियां होती हैं। तो ये सारी चीज़ों की जड़ ये है। ठीक हो गया। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको खराटों का मसला है, आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाते तो कार्डियक अरेस्ट होने का भी खतरा होता है। हाँ जी, तो ये जो है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम लोग, मैं इस फील्ड में हूँ 1982 से, तो हमें अमेरिका में भी 20-25 साल लग गए टू कन्विंस द कार्डियोलॉजिस्ट कि ये सडन हार्ट में रिदम में जो एबनॉर्मैलिटीज़ हैं, लोगों को सडनली हार्ट अटैक होते हैं, इरेगुलर रिदम होता है, इसका ताल्लुक सांस से है। तो अब ये है कि अगर किसी यंग आदमी को 40s-50s को सडनली हार्ट का रिदम एबनॉर्मल हो जाए, जिससे हार्ट
पटरी से उतर गया है, सडनली तेज़ तेज़ पैल्पिटेशन हो। तो अब ये है कि इस वक्त सबको यहाँ समझ आ गई कि जिस वक्त ये होता है हर कार्डियोलॉजिस्ट उसको जो है स्लीप एपनिया के डॉक्टर के पास भेजता है इलाज करने से पहले, कि उनको पता है कि ये इसकी जड़ ये है। रात को आपका सांस बंद होता है, ऑक्सीजन लेवल गिरता है तो हार्ट पटरी से उतरता है और इरेगुलर रिदम होता है। एक इरेगुलर रिदम है एट्रियल फिब्रिलेशन या एट्रियल फ्लटर। वो सडनली आपका हार्ट तेज़ हो जाता है, फिर हल्का होता है, तेज़ होता है। तो वो ये सारे स्लीप एपनिया इज़ वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस फॉर दैट। ठीक। सर, स्लीप एपनिया और ये सांस की बीमारी को डील करने के लिए जो पल्मोनोलॉजिस्ट होते हैं वो एक ही कैटेगरी का पल्मोनोलॉजिस्ट इन सबको देख सकता है या इसमें भी आगे सुपर स्पेशलिटीज? नहीं, अब तो ये है ना कि जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं जब वो देखते हैं कि किसी का जो ब्लड प्रेशर हाई है, अब यंग आदमी का ब्लड प्रेशर हाई हो और उनकी नेक बड़ी हो और ओवरवेट हो, तो इनका ये पहला इंडिकेशन है कि इनको स्लीप एपनिया अनट्रीटेड है। अब आप स्लीप एपनिया को ट्रीट ना करें तो ब्लड प्रेशर कॉज तो नहीं होता, लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो अब तो ये है कि जब रेगुलर अमेरिका में तो ये है कि अगर आप एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं कि आपने ट्रक चलाना है या बस चलानी है या बड़ा लाइसेंस लेना है, तो पहले आपका नेक के साइज़ को देखते हैं, 16 इंच से ज़्यादा है। ब्लड प्रेशर देखते हैं, वो 120 ओवर 80 से ज़्यादा है और आपकी वज़न आपका ज़्यादा है, तो आपको लाइसेंस नहीं मिलता। वो पहले जाके आपको टेस्ट कराना पड़ता है। इसी तरह जिसका हार्ट का रिदम गलत हो तो वो उसको भी कार्डियोलॉजिस्ट सीधा भेजता है कि पहले भाई चेक कराओ कि आपको रात को आपका ऑक्सीजन लेवल तो नहीं गिर रहा, आपका सांस तो नहीं बंद हो रहा। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता लोगों के इल्म में आई हैं। तो अब तो वहाँ पे पॉलिसीज़ चेंज हो गई हैं। हमारे यहाँ ये ज़रा इसकी यानी ऐसी जगह जहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस है हाँ, वहाँ पे ये मसाइल है। हाँ जी। और ये है कि हमारे यहाँ देखें ना, आजकल बसें चल रही हैं कराची से आज़ाद कश्मीर तक, कराची से पेशावर तक। अब ये लोग जो हैं अक्सर एक्सीडेंट्स आप देखते हैं वो सो जाते हैं ड्राइव करते हुए। इंसान के बस की बात ही नहीं है, इसलिए वेस्ट में 8 से 10 घंटे ज़्यादा चला ही नहीं सकते आप। तो ये सबसे बड़ा तो ये खराबी है कि ये ना इस तरह लोगों को 20-20 घंटे चलाएंगे तो मौत के फरिश्ते, वो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, वो मौत के फरिश्ते बने हुए हैं। तो हमारे हाईवे पे जो एक्सीडेंट्स हैं जिसमें हज़ारों हलाकतें हो रही हैं हर रोज़, ये इसकी वजह से यही है। इनको मैंने कुछ लोगों को बताया भी है कि कानून भी चेंज करें, लेकिन अभी तक इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। ठीक। और लेकिन ये मोटापे वालों के जो लाइसेंस हैं ये भी इनके इलाज के बाद वो चला सकते हैं, लेकिन पहले आपका टेस्ट कराएं, उसके बाद इलाज कराएं, उसके बाद चलाएं। ठीक। अच्छा सर, जैसे आपने ट्रैफिक की बात की तो मेरे माइंड में एक सवाल आया कि यहाँ पे लोग जो मोटर बाइक्स चलाते हैं उनको गवर्नमेंट जो है ना वो हेलमेट जो है वो इंश्योर करती है कि ये लाजमी डालें, लेकिन कुछ लोग कहते हैं हेलमेट डालने से मेरा सांस रुकता है, तो उनका क्या हाल है? हेलमेट डालने से सांस नहीं रुकता, ये एक क्लॉस्ट्रोफोबिया है। कई लोग जो है ना अपने सर के ऊपर कोई भी चीज़ हो तो उनको बड़ा बोझ लगता है, लेकिन उनको चाहिए कि एक चक्कर लगा लें जिना अस्पताल का। तो देख लीजिए कि जितने हेड ट्रॉमा है हर रोज़ और उनमें से अक्सर की डेथ हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ न्यूरोसर्जिकल फैसिलिटीज़ बहुत कम हैं। तो आप देखें ना, मैंने कुछ लोगों का मुझे पता है कि वो जब ये जो बड़े अस्पताल हैं यहाँ पे उनके इमरजेंसी रूम में हर वक्त हर घंटे के बाद 1 या 2 मरीज आके गिरते हैं। ठीक है, ठीक है ना? तो यानी हेलमेट की जो है वो बहुत ज़रूरी है अपनी हेड इंजरी से बचाने के लिए। और ये हेलमेट और मास्क है, क्योंकि यहाँ पे गर्दो गुबार और धुआं, ये जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं उनके लिए बड़े मसाइल हैं, लेकिन हेलमेट को तो बहुत ज़रूरी है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे इतनी गर्मी है, गर्म मौसम में हेलमेट पहनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन दूसरा जो है हेड इंजरीज के बहुत इज़ लाइक ए फेटल। सर, हाई ब्लड प्रेशर काज करता है स्लीप एपनिया की या स्लीप एपनिया काज करता है हाई ब्लड प्रेशर? जिस वक्त भी आपको स्लीप एपनिया होता है ना, आपका सांस, स्लीप एपनिया कहते हैं कि आपका सांस रुका है 10 सेकंड के लिए। तो जो ही 10 सेकंड के लिए सांस रुकता है तो ऑक्सीजन का लेवल नीचे गिरता है। जो ही ऑक्सीजन का लेवल नीचे गिरता है तो बॉडी में नॉर्मल रिस्पॉन्स है, वो इट ट्राइज टू, वो जो ब्लड वेसल आपकी कंस्ट्रिक्ट होती हैं, ये बार बार होता है तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो स्लीप एपनिया इज द कॉज ऑफ हाइपरटेंशन एंड वर्सनिंग ऑफ हाइपरटेंशन, बट नॉट अदर वे अराउंड। ठीक है सर, मोटापा और स्लीप एपनिया। हाँ, तो ये है कि जो बॉडी मास इंडेक्स है ना, जिसको हम कहते हैं कि आप वज़न को उससे जो आपकी हाइट है उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या नॉर्मेलिटी है। तो नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स 25 है। तो अब जिन लोगों का वज़न जो ज़्यादा है 27-28, बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज़्यादा है,
या कह लीजिएगा कि जो नॉर्मल वेट है उससे उनका 30-40 पाउंड ज़्यादा है, तो वो उन लोगों का हाई रिस्क है स्लीप एपनिया। जिससे जो ही वज़न बढ़ता है तो ही वो वज़न जो फैट है वो डिपॉजिट होता है नेक में, और नेक से जो ओरोफेरिंग्स है उसका सांस का रास्ता बंद होता है। दूसरा ये है कि जिस वक्त आदमी सोता है तो बंदा फ्लैट सोता है, तो अगर एब्डोमिनल ओबेसिटी है ना तो वो क्या करती है कि जो आपकी डायफ्राम है वो नीचे जाती है हर सांस के साथ। तो जब एब्डोमिनल ओबेसिटी होती है वो डायफ्राम की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करती है, और जब आप फ्लैट लेटे होते हैं, आप खड़े होते हैं, तो डायफ्राम जो ना ग्रेविटी की वजह से ऊपर नीचे बड़ी आसानी से जाती है। जब आप लेट जाते हैं तो ग्रेविटी का कोई असर नहीं हो सकता, बिकॉज आप लेटे हुए हैं, तो डायफ्राम की मूवमेंट वैसे ही लिमिटेड होती है, और फिर अब फैट की वजह से और लिमिट हो जाती है। तो जिन लोगों के पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा वजन है, इसलिए एब्डोमिनल ओबेसिटी हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, स्पेशली मिडिल एज और ओल्डर लोगों में। और क्योंकि वो वर्जिश, लैक ऑफ एक्सरसाइज, अब देखेंगे कि ये जो मोटापा है, जो एब्डोमिनल ओबेसिटी है, वो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। तो उसकी वजह से सांस भी ये है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं, हाँ फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, और वॉक नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, साइकिलिंग नहीं है। जी ठीक हो गया। अच्छा सर, लोअर बेली फैट ज्यादा खतरनाक है या अपर बेली फैट स्लीप एपनिया के लिहाज से? नहीं, अपर एब्डोमेन में ही है ना ज्यादातर, तो वो वैसे एब्डोमिनल ओबेसिटी में जहाँ पे फैट है वो एब्डोमेन के अंदर भी फैट इकट्ठा होता है। ठीक है, और बॉडी ऑर्गन के ऊपर भी होगा। हाँ जी। और हाई कोलेस्ट्रॉल का भी लिंक है इसके साथ? हाई कोलेस्ट्रॉल का लिंक स्लीप एपनिया के साथ इनडायरेक्टली है, क्योंकि अगर आपका हाई कोलेस्ट्रॉल है या आपकी हार्ट डिजीज होगी, जब हार्ट डिजीज होगी तो आपका स्लीप एपनिया होता है। स्लीप एपनिया से ऑक्सीजन का लेवल नीचे गिरता है, जब ऑक्सीजन का लेवल नीचे गिरता है तो हार्ट का मसल जो है वो कंट्रैक्ट सही नहीं करता, जैसे हाई इंसिडेंस ऑफ हैविंग हार्ट फेलियर। और जब ऑक्सीजन का लेवल बहुत नीचे गिरता है तो जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन हम कहते हैं, जो ब्लड जाता है ना, वो जो सारी जिस्म से ब्लड राइट साइड ऑफ द हार्ट में जाता है, फिर लंग्स के थ्रू उसको ऑक्सीजनेट होता है, और फिर दूसरे साइड पे लेफ्ट पे जाता है। तो जो राइट साइड में से जाता है लंग्स के अंदर, तो जब ब्लड वेसल्स लंग्स की है ना वो टाइटन हो जाती हैं, जो उसी तरह का ब्लड प्रेशर है जो आपके बाहर का ब्लड प्रेशर है जिस्म का, और एक लंग्स का ब्लड प्रेशर है, उसे वो जो आप उसे कहते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो फिर वो राइट हार्ट फेल हो जाता है, उसे आपकी टांगों में खून इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, आपका ज़्यादातर आपका ऑक्सीजन का लेवल गिर जाता है, तो आप साइनोटिक होते हैं, आपके लिप्स जरा ब्लू होते हैं। हाँ, तो वो सारा यही, वो उससे हार्ट फेलियर भी होता है। ठीक। अच्छा सर, कुछ लोग जो स्लीप एपनिया के पेशेंट होते हैं ओपन एरियाज में या ओपन एयर्स में रहते हैं, कुछ लोग होते हैं बंद घरों में रहते हैं, तो इसमें भी इनको कोई फर्क महसूस होता है बंद घरों वाले या ओपन एरिया? नहीं, वो ये है, ये ज़हनी तौर पे ये है कि जब स्लीप एपनिया वाला मरीज जो है ना, ज़्यादातर तो ये मोटापा भी ज़्यादा है, और जब उस रात को सोते हैं तो उनको एस्फिक्सिएशन होती है, तो उसको लिए वो समझते हैं जैसे सांस उनका बंद हो रहा, तो वो खिड़कियाँ खोल के सोते हैं। हमारे यहाँ, मैं अमेरिका में प्रैक्टिस करता हूँ जहाँ बहुत ठंड होती है और बहुत ज़्यादा स्लीप एपनिया के मरीज, जहाँ जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते किस किस्म की ठंड होती है, -30 डिग्री। तो वो उसमें अगर हमारे यहाँ से कोई बंदा बाहर जाए तो 15 सेकंड भी नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन वो लोग ना खिड़कियाँ खोल के सोते हैं, क्योंकि उनके जहन पे ये है कि उनका सांस बंद हो रहा, तो वो एक सांस जो है, और कई लोग जो ना पंखा लगा के उसके सामने बैठ के सोते हैं। तो यूजुअली ये स्लीप एपनिया के मरीज़ हैं, वो 2-4 तकिए रख के सिर ऊपर करते हैं, पंखा लगाते हैं, वो बस वो ये चीज़ें करते हैं कि उनका सांस हो जाए। उससे कोई ख़ास फ़ायदा तो नहीं होता, लेकिन ये होम रेमेडीज होती हैं। हाँ, जैसा बेचारों का, लेकिन वो सारी रात उनकी तड़पते हुए गुजरती है। ठीक हो गया। और वो कई डरते हैं कि वो सोएंगे तो सांस बंद होगा, तो फिर वो ज़्यादातर शिकायत करते हैं कि मुझे नींद नहीं आती, मैं बार बार उठता हूँ। तो वो कहते हैं कि हमें नींद की गोली दे दो। जब वो नींद की गोली देंगे तो वो सांस नहीं आएगा, तो उससे तो और नुकसान हो जाएगा, उसकी डेथ का भी चांसेस बन सकता है। अच्छा सर, एंजाइटी, डिप्रेशन और स्लीप एपनिया, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? लेकिन ये एंजाइटी जो है ना, वो इंसान को इंसोम्निया की तरफ ले जा सकती है। जब आपके बहुत एंजाइटी है तो आपको रात को नींद नहीं आएगी, आप सोचते रहेंगे कि जो अपने मसाइल का हल ढूंढेंगे, तो उससे भी बार बार उठता है आदमी। कुछ लोगों को पैनिक अटैक भी होते हैं, वो भी नहीं सोते। और डिप्रेशन की जो दवाइयाँ हैं, जो जहाँ पे उनको SSRI कहते हैं, वो सप्रेस करते हैं ड्रीम स्लीप को। तो जब ड्रीम स्लीप को सप्रेस करते हैं तो स्लीप की जो कंटिन्यूटी है वो अफेक्ट होती है, तो उनकी जो स्लीप की क्वालिटी ज़रा पुअर हो जाती है। और डिप्रेशन में इंसान को वैसे भी नींद कम आती है, तो इन सारी चीज़ों का नींद के साथ बहुत ताल्लुक है।
और जो स्पेशली इंसोम्निया के साथ सर। कि रात को शिकायत करते हैं कि हमें नींद नहीं आती, तो ये सारे मसाइल, इनका हल चाहिए। आपस में इंटरलिंक है। जी जी नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे, डॉक्टर मकबूल अरशद हमारे साथ मौजूद है और मज़े की गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम और मेरे साथ डॉक्टर मकबूल अरशद कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट मौजूद हैं और मज़े की गुफ्तगू, मुदल्लल गुफ्तगू, बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं आज स्लीप एपनिया यानी नींद के मसाइल, स्नोरिंग, खराटे आना, या आपके सांस के मसाइल, या छाती के मसाइल, दमे के मसाइल, और चेस्ट से रेलिवेंट जितने भी आपके इश्यूज़ हैं उन सब पर हम अपनी गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं। अच्छा सर, जैसे आप CPAP की बात कर रहे थे, तो CPAP का जो कॉन्सेप्ट है और जब आपने स्टार्ट किया तब से लेके अब तक कितनी अवेयरनेस लोगों को हो चुकी है? अब तो बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि मिलियंस ऑफ पीपल, यू नो, आई थिंक मे बी करोड़ों में होंगे जो इस्तेमाल कर रहे हैं सर। पूरी दुनिया में। सर तो अमेरिका से ये CPAP एक्चुअली पहले डिज़ाइन हुई है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है ना। तो वो लोगों का सांस रोक रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी हॉस्पिटल में, तो 2 डॉक्टरों ने मिल के उसको, जो वैक्यूम क्लीनर है, उसको उल्टे हाथ लगा के तो चेहरे पे लगाया मास्क के थ्रू और सांस को सीधा किया। उस दिन से ये कंपनी बनी है रेस्मेड। तो नहीं हो, तो ये अब तो क्योंकि जो लोग अपने साथ रखते हैं और लाखों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इवन करोड़ों में इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है। तो सर, कोई ऐसा पेशेंट जो आपके पल्मोनरी सिस्टम को एक्टिव चेक करना चाह रहा हो घर में कि मेरे फेफड़े कितने काम कर रहे हो, कितना अच्छा काम कर रहे हो, तो उसका आसान तरीका क्या होगा? आसान तरीका, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपका ऑक्सीजन लेवल चेक करता है। ठीक है। सैचुरेशन आपकी सारी वो लेते हैं। वो ऑक्सीजन सैचुरेशन, दिन के वक्त जब आदमी सांस प्रॉपर ले रहा हो तो ऑक्सीजन सैचुरेशन यूजली नॉर्मल होती है। ठीक। तो अगर वो लो है, 90% से कम है, तो उसमें एब्नॉर्मैलिटी है। ठीक। तो बेसिकली वो नॉर्मल आपकी हो, लेकिन रात के वक्त जब आप सो रहे होते हैं तो उस वक्त ये आप सांस नहीं लिए तो ऑक्सीजन लेवल गिरता है, इसलिए वो तरीका है टेस्ट करने का। बाकी जो लंग कैपेसिटी टेस्ट है उसको स्पायरोमेट्री कहते हैं। वो एक सिंपल सा टेस्ट है जिसमें आप डीप सांस लेते हैं, देखते हैं कि आपकी लंग कैपेसिटी क्या है। ठीक। तो जिसका मेजर सर्जरी से पहले वेस्ट में तो ये कंपलसरी है। अगर किसी को बहुत मोटापा है या एल्डरली है या लोग सिगरेट पी रहे हों, हमारे यहाँ सिगरेट ना भी पी रहा हूँ, इतना धुआं है, इस तरह लगता है कि हर इंसान जो है ना एक पैकेट सिगरेट स्मोकर है। तो इसकी वजह से इनकी वजह से, और जो ख़वातीन घरों में लकड़ी जला के गांव में खाना पकाती हैं, उनको उसे कहते हैं बायोमास पोल्यूशन, तो उससे भी लंग्स में डैमेज होता है, तो उनकी भी कैपेसिटी कम होती है। ठीक है। तो सिंपल स्पायरोमेट्री करने में, ऑक्सीजन का लेवल चेक करने में, इससे बड़ी इजीली आपको लंग की कैपेसिटी में पता लग जाती है। दूसरा सिंपल सा टेस्ट है जो ऑक्सीमीटर है, वो आजकल से हर जगह अवेलेबल है, वो लगाएं और उनको सीढ़ियाँ 1-2 सीढ़ियाँ के चढ़ाएँ जो 2 मंजिलों तक, या उनको वॉक कराएं 6 मिनट के लिए, तो उसको 6 मिनट वॉक टेस्ट करते हैं। जब ऑक्सीजन लेवल का गिरता है तो वो सब आपको उनकी कैपेसिटी पता लग जाती है। तो ये बड़े सिंपल से टेस्ट हैं, ये हमें इस्तेमाल करने चाहिए। ठीक डॉक्टर साहब। ठीक हो गया सर। अस्थमा और स्मोक रिलेटेड रेस्पिरेटरी जो इशू होते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे जैसे इस खित्ते के अंदर स्मोक है, धुंध है, या गर्दो गुबार हैं, तो इसके आपके लंग्स के ऊपर क्या इफेक्ट होते हैं? ये जो स्मोकिंग है, ये जो स्मॉग है, इसमें ये धुआं जो है, यहाँ लगता है कि लाहौर शहर में ये दुनिया का सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी पिछले चंद दिनों से। ये एजाज़ तो बड़ी शर्म के मकाम है, और ये हम लोग अपने बच्चों की, अपने बुज़ुर्गों की, सबकी सेहत से खेल रहे हैं। और ये जो स्मोक है, ये लेके जाता है, ये आपके लंग में ब्रोंकाइटिस करता है। ठीक। और ये जो लंग्स के जो सेल्स हैं, जब एक दफ़ा उनको डैमेज हो जाए, तो जब लंग सेल को हील करता है, वो नॉर्मल नीमोसाइट उसको कहते हैं, वो सेल रिप्लेस नहीं करता, वो इररिप्लेसेबल है। वो जब रिप्लेस करता है फाइब्रोब्लास्ट के साथ, उस फिर लंग में स्कारिंग हो जाती है, तो आपकी लंग कैपेसिटी कम होती जाती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये आपके लंग्स के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। और ये है कि ओवर टाइम ये लंग कैंसर भी इससे बढ़ेगा, क्योंकि हमने देखा है जो ख़वातीन सिर्फ खाना पकाती थी बंद कमरों में,
लकड़ी जला के, उनके भी लंग कैंसर होता है। मैंने देखा हमारे यहाँ से मरीज़ गए हैं अमेरिका, जिन्होंने कभी ख़वातीन हमारे यहाँ सिगरेट पीती भी नहीं, उनमें भी कैंसर है। उसे कहते हैं एडनोकार्सिनोमा यूजुअली। वो ओल्डर एज में हम उनको कैंसर देख रहे हैं, और स्कार कार्सिनोमा है। तो वो भी अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हम देखेंगे अगले 20-30 साल में लंग कैंसर का नंबर भी इंक्रीज़ होगा। ठीक हो गया सर। हमने देखा कि जैसे वेदर चेंज होता है ना, तो डिफरेंट किस्म की वैक्सीनेशन लगाई जाती है। तो दमा या फ्लू या इस तरह की जो वैक्सीनेशन होती है वो भी प्रोटेक्ट करती हैं आपकी पल्मोनरी सिस्टम को? जिन लोगों को सांस की ज़्यादा तकलीफ़ है, उनको जो विंटर में इन्फ्लुएंज़ा इन्फेक्शन होती है, तो उसके लिए वैक्सीनेशन हर साल अवेलेबल होती है सर। तो वो एक वैक्सीन है, वो हर जिसको भी एज़मा है या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है या एम्फीज़ीमा है, उनको लगानी चाहिए। ठीक है ना। वो वेदर चेंज होने से पहले यूजुअली सितंबर अक्टूबर में अवेलेबल होती है। और एक और इन्फेक्शन है बड़ा कॉमन, उसे कहते हैं रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस। उसकी अब वैक्सीन अवेलेबल है। पहले ये हम समझते थे कि सिर्फ बच्चों को होता है, लेकिन अब अडल्ट को भी उतना इन्फेक्शन हो जाती है। तो उसकी अभी वैक्सीन अवेलेबल हुई है पिछले 2 साल से। तो वेस्ट में और मे भी चाइना में भी वो वैक्सीन हर 5-6 साल के बाद लगेगी, लेकिन इस वक्त अभी आई है तो अभी हमें पता नहीं कि कितनी दफ़ा लगानी है, लेकिन एक दफ़ा ज़रूर हर एल्डरली जो 65 साल से ज़्यादा उम्र है या जिनके क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ है या लंग डिजीज़ है, उन सब को लगानी चाहिए। ठीक है ना सर। टाइप ऑफ एज़मा ये कितनी टाइप्स का होता है, और दमे के जो मरीज़ हैं वो इसको किस तरह समझें? कुछ लोगों को एज़मा जो है ना, वो एक है जो लोगों को एलर्जी है। जो एलर्जी है उसमें किसी चीज़ से भी एलर्जी हो सकती है। घरों के अंदर डस्ट माइट है, एक छोटा सा कीड़ा है, वो हमें नज़र नहीं आता, वो डस्ट में रहता है। वो जब वो मरता है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं ना, वो हवा में जाते हैं। तो डस्ट माइट एलर्जी बहुत कॉमन है। हमारे यहाँ ज़रा खुले मकान हैं, लेकिन फिर भी आप तो बहुत यहाँ पे घर भी तंग हैं और लोग एक छोटे छोटे कमरों में रहते हैं, हवा नहीं है। पुराने घरों में रोशनदान थे, नॉर्मल हवा चलती थी, अब वो भी क्लीन तो बंद हो गया। तो डस्ट माइट कॉमन एलर्जन है। उसके अलावा बहुत सारी एलर्जीज़ हैं लोगों को। बिल्ली से जो उसका हेयर है, उसका डेंडर हम कहते हैं, उससे लोगों को बहुत एलर्जी होती है। कुछ लोगों को डॉग से एलर्जी है, कुछ लोगों को पोलन से एलर्जी है। तो जो एलर्जी का अगर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे किस चीज़ से आपको एलर्जी है, उसको अवॉइड करना सबसे बेहतर है। और दूसरा ये है कि ब्लड टेस्ट कराएं। जो इसका भी एस्मा है, उसमें एक सिंपल CBC है, जिसे कहते हैं ब्लड काउंट एंड डिफरेंशियल। तो उसमें हाई लेवल एसिनोफिल्स का है, तो वो एसिनोफिलिक एस्मा है, तो वो भी एलर्जी की तरफ डायरेक्ट करता है। और एक ब्लड के अंदर एक केमिकल सा बनता है, से इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन ई स्पेसिफिकली एलर्जी के मरीजों का होता है। उसमें आप कैट के लिए टेस्ट कर सकते हैं, डॉग के लिए टेस्ट करते हैं, पोलन के लिए टेस्ट करते हैं, डस्ट माइट के लिए टेस्ट। तो आप किसी भी चीज़ का टेस्ट करते हैं तो एलर्जी पैनल कहते हैं। अगर आपका है तो उस चीज़ को अवॉइड करें। अब नई दवाइयाँ निकली हैं जिनको एसिनोफिलिया है और जो दूसरे सर्टन केमिकल्स लंग में आते हैं, वो इस वक्त हम पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं, कि ज़रा महंगी हैं, लेकिन इंशाल्लाह अगले 7-8 साल में जब पेटेंट एक्सपायर होगा तो यहाँ पे मिलेंगी। उन दवाइयों से बहुत बेहतर हो रहा है। को जो एज़मा है, इट्स ए कैस्केड। जो आपके लंग्स के सेल्स हैं ना, वो जब ब्रेक डाउन करते हैं तो उनसे बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं। उसमें एक ल्यूकोट्राइन है, उसकी दवाई सिंगुलर यहाँ पे अवेलेबल है इस वक्त। लेकिन जो बहुत सारे केमिकल्स हैं, इंटरल्यूकन्स हैं, इंटरल्यूकन 13, 14, 3 और 4, और बहुत सारे केमिकल्स हैं। अब उनकी दवाइयाँ निकल आई हैं, उनको इंजेक्शन लगाना पड़ता है हर महीने, हर 2 हफ्ते बाद। वो एज़मा, एक्जीमा जिसको स्किन की बीमारी है, और एलर्जिक रेनाइटिस, ये सब रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ। जो नाक से लेकर लंग्स तक वो जो लाइनिंग है वो सिमिलर है। तो ये बड़ी कॉमन बीमारियाँ हैं, लेकिन अब इनके इंजेक्शन भी अवेलेबल हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन के एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन दवाइयाँ हैं, वो इंजेक्शंस हैं। लेकिन ये इस तरह अस्थमा का पता लग जाता है कि किस किस्म का आपको अस्थमा है। ठीक सर, चेस्ट इन्फेक्शन रिलेट करती है स्लीप एपनिया के साथ? नहीं, अनलाइकली। जब भी आपको ब्रोंकाइटिस है या इन्फेक्शन हो या गला आपका ख़राब है, उस वक्त आप स्लीप एपनिया की जो CPAP मास्क पहनना ज़रा मुश्किल हो जाता है।
तो उस वक्त लोग अवॉइड करते हैं। बट यूजुअली जो स्लीप एपनिया की मशीन है, हम कहते हैं कि मास्क, ट्यूबिंग, फिल्टर को हर दूसरे दिन साबुन वाले पानी के साथ धोएं और क्लीन रखें, तो उससे लंग में इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है। लेकिन स्लीप एपनिया और इन्फेक्शन का वैसे तो कोई तल्लुक नहीं है, लेकिन अगर आपका टॉन्सिल्स बड़े हैं, इन्फेक्शन है, वो छोटे बच्चों में टॉन्सिलाइटिस और बड़े टॉन्सिल्स भी सांस को रुकवाते हैं। अब देखें, अगर आपका बच्चा उसके टॉन्सिल्स बहुत बड़े हैं तो यूजुअली स्कूल में वो कहते हैं ये ध्यान नहीं देता, इसको अटेंशन डेफिसिट है, तो ये आप उसको चेक कराएं उनको ईएनटी वालों में, क्योंकि अगर टॉन्सिल्स बड़े हैं या एडिनॉइड्स बड़े हैं तो उसका सांस रुकता है रात को। जब वो सांस रुकता रहे तो वो सुबह को उसकी नींद पूरी नहीं होती, तो वो स्कूल में डिस्टर्ब करता है क्लासों में, और वो अटेंशन नहीं है। तो लोगों को ये समझनी है कि ये बच्चे का कसूर नहीं है कि इट्स नॉट ए गुड स्टूडेंट, इट्स बेसिकली उसकी रात की नींद ही नहीं पूरी हो रही। और यहाँ पे हमने देखा है कि अब खाने पीने की अफरात हमारे यहाँ जो वेल ऑफ लोगों में ज़्यादा है, वो अपने बच्चों को बहुत सारे गलत खाने खिला रहे हैं और बच्चे मोटापे का शिकार हो रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो बहुत मोटे हो गए हैं और जो वेल ऑफ लोगों के बच्चे हैं, उनको स्लीप एपनिया भी अक्सर कॉमनली हो गया। तो बच्चों की उम्र से ही स्लीप एपनिया शुरू हो जाता है। ठीक सर, एज़मा के जो पेशेंट हैं, इनका ख़ानदान में एज़मा ट्रेवल करता है कि कुछ एजमेटिक्स हैं जिनमें कुछ प्रॉबली दे हैव फैमिलियल रिलेशंस, बट कुछ लोगों को कुछ एलर्जीज भी हैं, बट इट्स नॉट ए जेनेटिकली डिजीज़। तो ये है कि एज़मा चाइल्डहुड में भी है, फिर जो मिडिल एज पे लोगों को किसी इन्फेक्शन के बाद एज़मा हो जाता, तो इट्स नॉट टिपिकली एजमेटिक एज सच। अब जो है ना, कई घरों में जैसे कराची में कॉकरोचेज़ अच्छे खासे हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती, तो वहाँ पे लोगों को कॉकरोचेस से एलर्जी है। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जो कॉकरोचेस बहुत ज़्यादा हैं, उससे भी लोगों को एलर्जी हो जाती है। तो इट्स ऑल एनवायरमेंटली इंड्यूस्ड। ठीक सर, थायराइड का कोई इशू है स्लीप एपनिया के साथ या चेस्ट के साथ? थायराइड अगर बहुत बड़ा है तो वो आपकी जो अगर कंप्रेस कर रहा है ट्रेकिया को, जो विंड पाइप को, तो वो दैट कैन मेक सम डिफ़िकल्टी इन एज़मा, बट नॉट रियली। अगर आपका थायराइड का फंक्शन लो है, जो उसमें एक कंडीशन कहते हैं मिक्सडीमा, तो अगर वो बहुत लो थायराइड फंक्शन है तो आपकी जो वैसे ही आपका हार्ट रेट भी स्लो हो जाता है, आदमी इज़ नॉट फिजिकली वेरी एक्टिव, तो वो हो सकता है। बट अदरवाइज जो हाइपर थायराइडिज्म या सब एक्सटर्नल थाइमस है या ग्लैंड है या सबस्टर्नल थायराइड है, वो आपके ट्रेकिया को कंप्रेस कर सकता है, तो उससे भी लोगों को सांस की तकलीफ हो सकती है वो। लेकिन वो जब आप सांस का टेस्ट करते हैं उससे हमें पता लग जाता है कि क्योंकि एक्सटर्नल कंप्रेशन है ट्रेकिया पे या नहीं। ठीक सर, सांस की और खुराक की नाली का इन्फेक्शन ये लिंक्ड है स्लीप एपनिया के साथ? बहुत से लोगों को स्लीप एपनिया के साथ तो इतना तल्लुक नहीं है। स्लीप एपनिया के साथ इस तरह है कि स्लीप एपनिया जो अनट्रीटेड है उससे लोगों को गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होता है, जिसे तेजाबियत हम कहते हैं। तो ये बड़ा कॉमन फॉर्म है एस्मा के लिए या कॉफ के लिए। बहुत से लोगों का खाने के बाद या जल्दी, कुछ लोगों का ऐसे है कि जो फूड पाइप है ना, एसोफेगस स्टमक, इसके अंदर ना एक जंक्शन के ऊपर एक वाल्व टाइप की चीज़ है, वो खाने को ऊपर नहीं आने देती। तो जिन लोगों को गैस्ट्रिक रिफ्लक्स है और एसिड रिफ्लक्स है, उनको एस्मा और खांसी ज़्यादा होती है। और जो लोग जो स्लीप एपनिया के मरीजों को अक्सर हार्ट बर्न होती है। तो वो जब वो एक तो उनका मोटापे की वजह से भी जो गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन है ना, वो इतना कॉम्पिटेंट नहीं है और उससे एसिड रिफ्लक्स होती है। लेकिन स्लीप एपनिया के मरीज भी बहुत ज़ोर से सांस लेते हैं, तो उसकी वजह से भी उनको गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होता है। जो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स इज बिकॉज ऑफ स्लीप एपनिया। तो अगर किसी को गैस्ट्रिक रिफ्लक्स है, हाई ब्लड प्रेशर है फॉर अननोन रीजंस, और उनको दिन के वक्त सुबह को उठते हैं थकावट है, ड्राइविंग करते हुए नींद आती है, तो वो ये सारे साइंस हैं, दिन को टायर्डनेस एंड फटीग है, ये अनट्रीटेड स्लीप एपनिया है। ठीक हो गया सर। क्रोनिक कफ जो है ये आपकी पल्मोनरी सिस्टम को वीक करने में कोई किरदार अदा कर सकती है? हाँ जी, क्रॉनिक कॉफ जो है ना, कॉफ इज़ लाइक ब्रोंकाइटिस का साइन है ना। तो क्रॉनिक कॉफ इस तरह भी होती है, जैसे मैं कह रहा था कि एसिड रिफ्लक्स की वजह से कॉफ होती है। बाकी जो लोग जो सिगरेट पीते हैं उनकी कॉफ होती है बिकॉज लंग ट्राई टू क्लियर इटसेल्फ। ठीक है। तो उसके जो लंग के ग्लैंड्स है ना,
वो हाइपरट्रफी कर जाते हैं, उससे बहुत सिक्रीशंस होती हैं, उसको कहते हैं हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फीजीमा और सीओपीडी और एजमेटिक ब्रोंकाइटिस, ये सारे एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। ठीक हो गया सर। निमोनिया के पेशेंट या इसके साथ ट्यूबरकुलोसिस, इनका भी आपकी चेस्ट इन्फेक्शन और स्लीप एपनिया, ये इसके साथ कोई लिंक है? स्लीप एपनिया के साथ तो तल्लक नहीं है, लेकिन जो चेस्ट इन्फेक्शन है ना, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, इंक्रीज सिक्रीशंस, उसके साथ तो है। अगर आपको एक चीज़ है कि आपको आपके सांस में ख़राबी है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है या सीओपीडी इसे हम कहते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ विच इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रोंकाइटिस एंड एम्फीजीमा, इनका ओवरलैप है स्लीप एपनिया के साथ। अगर आपको ये दोनों चीज़ें हैं तो आपका रात को ऑक्सीजन का लेवल बहुत नीचे गिरता है, तो उसके लिए इसको कहते हैं सीओपीडी स्लीप एपनिया ओवरलैप। तो इन लोगों के लिए रात को कई दफ़ा हमें ऑक्सीजन भी देनी पड़ती है, तो सीपैप की मशीन के साथ हम ऑक्सीजन भी उनके साथ ऐड करते हैं। तो इनके लिए इनके जब टेस्ट करते हैं स्लीप एपनिया का, तो घर के टेस्ट से नहीं पता सही तरह लगता, इनकी ओवरनाइट पोलीसोमनोग्राफी करते हैं लैब के अंदर। तो फिर जब उनको मशीन लगाते हैं सीपैप या बाईपैप, तो उसके साथ कई दफ़ा वो इसको ऑक्सीजन लेवल को करेक्ट नहीं करती, तो फिर हमें ऑक्सीजन भी ऐड करनी पड़ती है। तो ये इस तरह इनका ताल्लुक है अपने आपस में। ठीक हो गया सर। स्लीप एपनिया के जो पेशेंट हैं उनकी डाइट क्या होनी चाहिए? स्लीप एपनिया का डाइट के साथ ताल्लुक इस तरह ही है कि उनको जो मोटापा जो है वो स्लीप एपनिया को कॉज करता है और वर्सन करता है। ठीक। तो जो डाइट, जो प्रॉपर डाइट और अपनी कैलोरिक इनटेक आपको कम करनी चाहिए, तो और उसके साथ एक्सरसाइज करें। तो प्रॉपर डाइट विच इज हैज़ टू बी अ बैलेंस्ड डाइट। तो दैट्स व्हाट वी सजेस्ट। पर यही है कि आजकल तो अगर किसी से कंट्रोल नहीं होता तो अब दवाइयाँ हैं जो GLP-1 वगैरह जो आजकल यहाँ पे भी अवेलेबल शायद हों, उनका अप्रूव हो गई हैं स्लीप एपनिया के मरीजों के लिए, क्योंकि इससे वज़न कम हो जाता। जब वो इंजेक्शन आपने देखा ना, जहाँ पे मंजारो, वगेवी एंड और अब ज़िप पाउंड और सारी दवाइयाँ आ रही। अब लिली की ये दवाइयाँ हैं, तो इन लोगों ने स्लीप एपनिया के टेस्ट किया है, तो स्लीप एपनिया जिनका वज़न कम हो जाता तो स्लीप एपनिया बेटर हो जाता, तो उसकी वजह से ये अप्रूव हो गई हैं स्लीप एपनिया पेशेंट्स के लिए। ठीक हो गया सर। हमारी चूँकि एशियन पॉपुलेशन है, यहाँ पे जो एज़मा के पेशेंट होते हैं उनमें दही, चावल, दूध, इसका इस्तेमाल सेफली किया जा सकता? जी, हम लोगों का वेस्ट में तो कोई खाने के साथ कोई एज़मा का ताल्लुक नहीं समझा जाता। ठीक है। यहाँ पे हमारे यहाँ ये समझते हैं कि वो खटास की वजह से एस्थमा हुआ, तो वो क्योंकि हमारे जो एडिटिव्स हैं ना डाइट में, वो मे बी कॉजिंग सम इरिटेशन। तो सबसे ज़्यादा मसला हमारे यहाँ है ये जो अचार और मसाले हैं, और इनकी वजह से हम खाने को ज़्यादा पकाते हैं, इसलिए हमारे यहाँ गैस्ट्रिक कैंसर बहुत है। वेस्ट में ये चीज़ें नहीं हैं, वो सादा खाना खाते हैं, तो उनकी वजह से हमारे वहाँ पे स्टमक का कैंसर बहुत कम है। तो ये सब चीज़ें जो है ना वैसे ही हमारे लिए सही नहीं है। हमको चाहिए कि अपनी ये जो मसाला जात और ये इनमें मिलावट और ये चीज़ें हैं ना, इनसे जितना अवॉइड कर सकें। जी, सादगी तो हमारे ईमान का हिस्सा भी है। तो अगर आप लोग प्रॉपर सादा खाने खाएं, उनको जलाएं ना, ज़्यादा ना पकाएं। वो एक ये रीज़न ये थी पकाने की कि हमारे यहाँ हाइजीन के लेवल बहुत लो थे, और हमारे यहाँ जो चीज़ें हैं वो साफ़ नहीं है, पानी साफ़ नहीं है। वो बैक्टीरिया वायरस किल करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर, पुराने ज़माने से कच्ची चीज़ खा के बीमार हो जाएंगे, उसकी वजह और थी। जिस तरह चाइना ने इस पर बहुत अच्छा काबू किया, उन्होंने आपका घर का गंद सारा उसको एक चूल्हे पे लगाई रखते हैं, इसलिए वो गर्म पानी पीते हैं हर वक्त। ठीक है। तो उन्होंने अपने पेट की बीमारियों पे काबू किया। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ़ आवरी का, और बेहतरीन तरीके से आपने हमारे तमाम सवालों को एड्रेस किया, बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू की। हमारे पास आखिरी 1.5 से 2 मिनट हैं। डॉक्टर मकबूल अरशद का पब्लिक के नाम क्या पैगाम, और पब्लिक आपसे कांटेक्ट कैसे करें? पब्लिक के लिए यही पैगाम है कि अपनी जो भी ये जो सांस का, रात को अगर किसी का सांस बंद होता है और हड़बड़ा के उठता है, घबरा के उठता है, दिल में धड़कन तेज़ होती है, ब्लड प्रेशर ऊपर है, मोटापा है, तो इसको इग्नोर ना करें। इसको स्लीप एपनिया को आप उसका इलाज कराइए और टेस्ट कराइए। बड़ा सिंपल सा टेस्ट है, उसके बाद पता लग जाता है कि आपको एपनिया है या नहीं। इससे अगर आपका ऐसा इलाज होगा, आपकी ज़िंदगी जो है 10, 20, 30 साल ज़्यादा हो जाएगी। इससे आपकी सेहत के लिए इसमें जो इन्वेस्टमेंट है इसको इग्नोर ना कीजिएगा। और स्लीप एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, आप इंटरनेट पे जाइएगा, उसमें डालिए स्लीप एपनिया टेस्टिंग,
लाहौर डालिए किसी शहर में, तो हमारा इंफॉर्मेशन आपको आएगी और दूसरे सेंटर्स की भी आएगी, और आप जाके अपना टेस्ट कराइए। इसको इग्नोर न कीजिएगा। जब आपके बच्चे कहते हैं कि बाबा आप बहुत पढ़े और मामा आप बहुत खराटे लेती हैं, आपका रात को सांस उखड़ता है और दिन के वक्त आपको नींद आती है, ड्राइव करते हुए आपको नींद आती है, आप फोकस नहीं कर सकते, और सुबह को आपको हेडेक होती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई है, तो आप इसको इग्नोर ना कीजिएगा। ये स्लीप एपनिया की वजह से है। थैंक यू सो मच सर। नाजरीन, आपने देखा कि डॉक्टर मकबूल अरशद कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। सर की चूँकि यूएसए में प्रैक्टिस है, अमेरिका में प्रैक्टिस है, उसके अलावा पाकिस्तान में भी डिफरेंट जो चैनल्स हैं उसके थ्रू डॉक्टर साहब जो है ना यहाँ पे भी काम कर रहे हैं। हमने स्लीप एपनिया, इसी तरह एज़मा, फिर हमने क्रोनिक कफ, ब्रोंकाइटिस और इसके साथ साथ सांस की नालियों की तकलीफ और जो आपके छाती के मसाइल हैं उसके ऊपर हमने मुदल्लल गुफ्तगू करने की कोशिश की, और हमने ये कोशिश की कि अपने सवाल को डिफरेंट एंगल्स के साथ सर के सामने रखें और बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करके आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की भरपूर कोशिश करें। आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, किसी भी तरह का आप सर से कॉन्टैक्ट चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं हमारी रीच बढ़ती है और हमें अपनी इस्लाह का मौका मिलता है, और हम कोशिश करते हैं कि दोबारा एक नए प्रोग्राम के अंदर नए गेस्ट के साथ, नए सवालों जवाब के साथ, आप लोगों के कमेंट का एहतराम करते हुए हम उस प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं और आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की भरपूर कोशिश करते हैं। मुझे डॉक्टर मकबूल अरशद और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।